मेरी मौसी का बेटा शहर में पढ़ाना आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया, क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति देश से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी मौसी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी मौसी का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टरनी से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखते हुए कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ सक जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर के विदेश में थी। वो साल में बस कुछ महीने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं, ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टरनी से कुछ न कहा। मेरे दिमाग में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? मोनू मेरा सगा भाई था, मेरी सगी छोटी मौसी का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रही थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। डोरबेल बजाई। मोनू ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे छोटी मौसी का बेटा, जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं था। मोनू के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। मौसी आप कहाँ खो गई हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोनू की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं मोनू से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मोनू मेरा सगा भांजा था, मेरी मौसी का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी मौसी की शादी हुई तो मैं 4 साल की थी। पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मौसी का ससुराल काफ़ी दूर था और एक गांव था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी मौसी ने कहा, आप मोनू को अपने पास रख लो, वहाँ ये अच्छे से पढ़ लेगा। और मोनू मेरा भांजा भी था, तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों से लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से मुझे मोनू दूध में साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो वो बहुत खुश होता है। तो क्या मोनू मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे आंखों में आंसुओं का गोला, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, मतलब मैं उसकी बहन ही हुई। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था।
जो मैं सह रही थी। इस तरह मैं पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। मैं जब वो मौसी के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही उसका ज़्यादा वक्त जाता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन से सबसे छोटी थी और वो मौसी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे राजू के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान हैं, ऊपर से बड़े गुस्से वाले हैं। दीदी, राजू जीजू आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे राजू के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था, मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही करता है। मुझे लगता है कि राजू जीजी ने परदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी, तभी मोनू मेरे दरवाजे पर लॉक कर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेरी मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर कर पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त मोनू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। मोनू ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाएंगी, वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा कर रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द था। मुझे तो बिल्कुल जागने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों से सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध ज़रूर पी दीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ। आपने मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब मोनू मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतज़ार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो वो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा मोनू का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब तो बातें घूम रही थीं। जब मौसी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था, कहने लगी, मोनू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा मोनू सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हों वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि मोनू मेरा भाई ही नहीं, बेटा भी है।
जाहिर है वो मेरा सगे भाई से भी बढ़कर था, और भाई और छोटे बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसका पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट मेरी मौसी दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि मोनू ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि मोनू को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा मोनू मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया हो था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब में पूरी होने की वजह से वो यूँ उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम आवाज़ से बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखी आवाज़ से कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोसन में अपनी सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति देश से बाहर जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी मेरा। मेरी उससे दोस्ती थी, बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाज़ार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से मोनू आया था, मैं हर काम मोनू से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन कराना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रेखा से कहूँगी क्या। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मौसी को मैं ये सच बताती तो वह सहन ना कर पाती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी मानते नहीं। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार थी कि मैं जानती थी। मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन कराना है। इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूँगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई। लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही मोनू से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रह सकती, इसलिए 2-3 दिन वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे मोनू की मेरे लिए फ़िक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मैं मेरे बराबर में लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया।
अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था राजू। कब घर आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो मोनू ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन से कोई गैर था जो तुमने दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। राजू की बात का मैं क्या जवाब देती। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त हो गई थी, इसलिए राजू के गले लगकर मैं बहुत रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब उठी तो राजू अभी भी सो रहा था। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन राजू की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि राजू से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लाउंज में बैठी थी, तभी मोनू किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज। मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सह सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही हैं आप, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं। मोनू की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। राजू अभी भी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मोनू को अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी और उसके चेहरे से टकराकर ज़मीन पर गिर गई और कहा, यह पढ़ो और अपनी गंदी चेहरा लेकर राजू के उठने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राजू को इस बात की भनक भी लगे। मोनू वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राजू आंगन में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा मोनू के पास आए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उसे देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, राजू तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सुई लगी थी। राजू बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मोनू भी वहीं खड़ा था। मैं राजू को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है राजू। मोनू मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े राजू से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही मोनू ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो, बस एक अलग रिपोर्ट से अदल बदल है। ये सब गलतफहमी है। मोनू की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी बहन में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप मेरी बहन की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ।
आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भाई के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती हैं। मैं सोच ही रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।